नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और रामनगर के निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग दुखी होंगे। लाज़मी है, ये चुनाव जब होते हैं तो कोई खुश होता है, कोई परेशान होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आत्ममंथन करने का वक़्त भी है। इस चुनाव से 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। विधायक साहब और पूर्व विधायक साहब, पूर्व विधायक सल्ट के, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी राजनीतिक साख पर गहरा धक्का लगता है। आखिर बाद में क्या किस तरीके से पब्लिक इसको सोचेगी, तमाम सवालों पर बात करेंगे। उससे पहले आज हमारे जो मेहमान हैं, एडवोकेट पूरन चंद जी, उन्हें नमस्कार भी पीयूष हम भाई। शामिल करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे नमित अग्रवाल जी को भी हम लाइव जोड़ते हैं। पूरन सर, सबसे पहला सवाल आप ही से। नमस्कार दोस्तों। आवाज कट रही है अ, पीयूष जी। शायद आपके एंड पे कुछ नेटवर्क एरर है नमित जी, थोड़ा अच्छे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में जाने की कोशिश कीजिए। पूरन सर, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही आई है? थिंक आपकी आवाज मिल रही है मुझे पूरी। ठीक है। शुरुआत सर, पहला सवाल आप ही से पूछते हैं कि क्या किस तरीके से देखते हैं आप इन पूरे रिजल्ट्स को? नहीं, मैं अगर पूरे चुनाव को देखूं तो सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि रामनगर की जनता ने बड़े प्यार से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा ये लोकतंत्र का जो उत्सव है उसे मनाया। और वोट प्रतिशत की बात करें तो 70% से ऊपर वोट गया, तो लोगों ने भागीदारी भी अपनी सुनिश्चित की। और क्योंकि इसके संग वार्ड मेंबर का भी था, तो वार्ड वाले लोग बूथ बूथ पे लाना चाहते हैं जनता को, तो मत प्रतिशत बढ़ता भी है क्योंकि वार्डों के अपने वो रहते हैं और हार जीत का जरा कम कम का अंतर रहता है। तो उसकी वजह से चेयरमैन के वोट को भी अच्छा वोट मिल जाता है, क्योंकि विधायक और सांसद में क्या होता है कि लोग उठते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें वार्ड होता है, 1000-1500 में तय होता है, तो उसमें लोग आते हैं और वार्ड मेंबर बुलाता भी है कि जो बाहर चले गए हमारे उनको। तो इस तरह से चुनाव बड़ा लोकतंत्र का उत्सव बहुत बढ़िया रहा। सबसे बढ़िया हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से निपटा, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना या कोई दूसरी और चीज नहीं हुई। इसके लिए मैं प्रशासन को और रामनगर की जनता दोनों को धन्यवाद दूंगा। जैसा कुछ लोग पहले मान रहे थे कि शायद इन चुनाव में माहौल खराब होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसलिए वाकई में आप जैसा कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन और हमारे लोग, अ, दोनों की तारीफ की जानी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके के नतीजे आए, क्या आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं इसमें? देखिए, लोकतंत्र में सेटिस्फाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। जनता ने जनादेश दे दिया, आपको उसको स्वीकार करना है। अगर आप जीते हैं तो वाह वाह है, लेकिन आप हार गए तो उससे आपने मंथन करना है कि मैं अगले चुनाव में इससे बढ़िया जीत लेके आऊं। और जब मंथन नहीं करते, मैं यहाँ पे फिर उसको बाद में विश्लेषण में जोड़ूंगा, अगर आप नहीं मंथन करते तो आपका रिजल्ट बार बार वही दोहराता रहता है। जैसे रामनगर में हो रहा है, हमने तो उनका रिजल्ट दोहरा रहा है, ऐसी हार का भी रिजल्ट दोहरा रहा है, क्योंकि आत्ममंथन नहीं कर रही पार्टी। और हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब, आप मतलब देखिए कि रामनगर का एक व्यक्ति पूरी सत्ता को, रामनगर का एक व्यक्ति, मैं अपने मोहम्मद अकरम साहब के लिए बोलना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई बड़ा लीडर नहीं कहीं से बाहर से आने वाने के लिए, वो पूरी रामनगर की सत्ता को, जो पूरी मुख्यमंत्री बेस्ड है, चाहे मैं उसे धामी जी के लिए कहूं बीजेपी के लिए, या कांग्रेस के लिए हरीश रावत, करण मेहरा, उसके बावजूद रामनगर की जनता की कोई उसका ज्यादा वो नहीं है। लेकिन एक संवाद वाली बात की मोहब्बत, कौमी एकता वाली जो बात है, कि मोहब्बत की बात को हर कोई सुनता है। हिंदू मुस्लिम होना एक अलग विषय है, लेकिन पिछले 15 साल से वो लगातार है, उससे पहले भी 5 साल है, तो वो उनकी निगेटिव चीज बताए ना पब्लिक। एक हो सकता है लगातार इस रहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन उनके लिए वो भी नहीं है। वो भी नहीं दिखती है क्योंकि इस बार वो कुछ नए गाने भी लेकर के आए थे। इस बार वो झोले चाचरी लेकर के आए थे। मैं उसके लिए भी कहूंगा, उनका शौक है। मतलब आप देखिए कि मैं पड़ोती हूँ, लेकिन वो पड़ोती गाना बढ़िया तरीके से मुझसे अच्छा बेहतर गाते हैं। तो उनकी उपलब्धि है ना, हम कितनी कुरान की आयतें जानते हैं, वो हनुमान जी के बारे में जानते हैं, रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं। तो वो उसका उनका एडवांटेज, उनके मुंह पे सरस्वती रहती, तो उसके लिए तो हम उसको तारीफ करेंगे ही ना। हिंदू मुस्लिम होने से अलग नहीं रहता, लेकिन वो उनका अनुभव है, मैंने तो उन्हें कई जगह सुना भी है। और बेड़ू पाको बारह मासा है, कोई और गाना के आप लोगों ने भी देखा कि इस उम्र में भी वो इतने बेहतर तरीके से गाना गाते हैं, तो जनता पर प्रभाव जाता है उसका नेट, और वो वोट के रूप में कन्वर्ट होता है, जो आज दिख भी रहा है आपको सब ये चीजें। हम्म। नबी जी शायद हम तक नहीं जुड़ पा रहे हैं बिकॉज कुछ शायद उनके एंड पे इंटरनेट इश्यूज हैं। अ, नबी जी, हाँ। नबी जी, आप इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे आपके वीडियोस के लिए।
तो क्या अब ये थम जाएगा या आगे जारी रहेगा? पहले तो पीयूष जी नमस्कार, पूरन पांडे जी आपको मेरा सादर प्रणाम। देखिए हाँ क्या हाँ जी हाँ जी। पीयूष जी, बिल्कुल ये परिस्थितियां तय करेंगी कि थमेगा या चलते रहेगा। डिपेंड करता है कि सामने से प्रतिक्रिया कैसी रहती है। अच्छा। जवाब तो हमें देना तो ही पड़ेगा आप ना किसी भी चीज का। आप ये द्वंद्ववार को समाप्त करने के मूड में नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। कहीं से कहीं तक नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप चुनावी नतीजों को? चुनावी नतीजे देखिएगा, मेरे हिसाब से ठीक ही आए हैं। जिस प्रकार से भाजपा ने एक नारा दिया था कि बचोगे तो कटोगे, मैं समझता हूँ कि हाजी अकरम ने और उनके समर्थकों ने इसको पॉजिटिव वे में ले लिया, जो भाजपा पे ही भारी पड़ गया। वो लोग ना बचे ना वो कटे, और एक रहकर वो सेफ हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, एक चीज और देखने वाली बात है, हिंदुओं ने भी, जो हिंदू लोग थे उन्होंने भी उनको अच्छा वोट दिया है। क्यों? क्योंकि हाजी मोहम्मद अकरम पिछले 15 साल से चुनाव में थे, और कहीं भी किसी में कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं था कि कभी वो ऐसी कोई राजनीति करते ही नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अब लेकिन यह है कि 15 सालों में कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम नहीं किए हैं, या जो उनकी आलोचनाएं कहीं ना कहीं हुई हैं, तो उनको अब इस पे खरा उतरना पड़ेगा। और अभी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इन 5 सालों में क्या करते हैं, क्योंकि इस बार उनके साथ जो है संजय नेगी भी है, निशांत अपने भी हैं, और आपके पुष्कर दुर्गा पाल भी हैं। तो सहयोगी टीम उनकी अच्छी है, अच्छी उनको राय देगी तो हो सकता है, मैं समझता हूँ कि 5 सालों में अब विकास की ओर ये रामनगर जा सकता है। आलो हम ना आप ना वो नेता जिनको हम चुन करके अपने शहर की जिम्मेदारी देते हैं। पुरन सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके का उभार हुआ है यहाँ पे संजय नेगी का यूनियन अक्रम के साथ, क्या आप देखते हैं कि संजय नेगी को इसका फायदा होने वाला भविष्य में? नहीं देखिए, अब रिजल्ट आ गया ना, तो रिजल्ट आ गया तो वो हाँ। लोग किंग मेकर की भूमिका में है। और इससे पहले भी आपने देखा, जब विधायक का इलेक्शन हुआ तो मैं वकील बिरादरी से आता हूँ, महेंद्र जी को रामनगर का टिकट दे दिया, जबकि उससे 10 दिन पहले वो कालाडूंगी से लड़ रहे थे। तो भारी प्रत्याशी तो थे। मैंने कहा ना, आत्ममंथन करना, अगर आप चुनाव दो, चुनाव चाहे नगर पालिका में बीजेपी नहीं समझे या कांग्रेस नहीं समझे, अगर आप भारी प्रत्याशी को लाओगे तो कहीं ना कहीं लोकल प्रत्याशी हताहत होता ही है ना। तो उस समय संजय नेगी उभर के आया, 16-17 हजार वोट उस समय भी लाए। इस बार भी उन्होंने कहा कि मैंने बहुत देर में निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रणजीत राउत को छोड़ के, मतलब पहले से ही हो गया, मैं अकरम जी के साथ जाता हूँ। और आज रिजल्ट आया है, निश्चित रूप से वो एक वोट से जीत हो या 1500 से माने नहीं रखता, वो जीते हैं। तो उनका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन आत्ममंथन सबको करना है, उनको भी करना है आत्ममंथन, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जीत भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप समझिए, मैं तो आपसे कहूंगा कि 1500 वोट से जीते, उससे जाए तो निरस्त हुए वोट। मैं प्रत्याशी की बात नहीं करता, तो निरस्त हुए चुनाव के भी आत्ममंथन को, चुनाव ने कैसा चुनाव करा कि इतने वोट, 1500 वोट माने रखते हैं आपके, 200, मतलब उससे दो तीन प्रत्याशियों के वोट कम आए हुए हैं, 1500 से कम। आसिफ इकबाल जी के, आदिल जी के, उनसे कम वोट है, उनसे ज्यादा निरस्त हुए वोट। तो ये नेगी जी का कद बढ़ेगा, इससे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि स्थानीय को तो हम भी तरजीह देते हैं कि तरजीह मिलनी चाहिए। देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा पीयूष जी। हम्म, हम्म, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, और जहां तक आपने बात करी कि 27 के अगर चुनाव की बात करें, तो ये छोटा चुनाव था, और आगे को बड़ा चुनाव है। क्योंकि ये लड़ाई जो है वो हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच में है। और ये लड़ाई अभी आगे कहाँ तक जाती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ जरूर कह सकते हैं कि संजय नेगी ने उनके साथ देकर कहीं ना कहीं उनके वोट में बढ़ोतरी इसको हुई होगी, इसको मैं मानता हूँ। ओके। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण निकायों में देखते हैं तो संजय नेगी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, उनका होल्ड है पूरा ग्रामीण निकायों में। अब नगर निकाय में भी अगर रामनगर में वो उभार होता है उनका, और जिस तरीके से हाजी अकरम उनके खेमे में चले गए हैं, तो निसंकोच यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि भविष्य में उनको इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से ये हार हुई है बीजेपी की, क्या विधायक रामनगर को इसकी आगे बढ़कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? पूरन पांडे बिल्कुल। जी। देखिए, मेरा मेरा मानना है ना पीयूष जी, मैं अगर बात करूंगा तो बीजेपी वाले नाराज होंगे। नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा मिलना चाहिए, लेकिन नैतिकता है नहीं, बुरा मत मानिए, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में है।
नैतिकता ही नहीं बची, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब नैतिकता होती तो टिकट बंटवारे में दिक्कत होती। आप अपने लोगों में जो लोग हैं, मैं मदन के लिए गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं कि उसको टिकट मिल गया। आप एक प्रत्याशी को चुनते हैं ना, तो आपके चयन होने के बाद 9 प्रत्याशी नामांकन करते हैं। आप देखिए, अनुशासन पार्टी मानी जाती थी। मैं तो अटल बिहारी से लेकर मोदी तक की बीजेपी में देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद बीजेपी में जो बदलाव आए, उस बदलाव से काफी ज्यादा हो। आप देखिए कि स्थानीय विधायक ने, जो बीजेपी के लोग मुझे बताए सूत्र, कि ये टिकट विधायक जी और सांसद के कहने पर दिया, तो दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। आप मुझसे ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टिकट किसके हाथ है? विधायक जी के हाथ है। भैया आपने चुनाव लड़ा, तो मोदी के नाम पर जीते हैं ना, वो अपने नाम काम से, उनके काम की परीक्षा चेयरमैन ही में हो गई। तो आप अब बताइए ना, आप किस नैतिकता के आधार, वही मैंने कहा कि नैतिकता के आधार पर होना चाहिए कि आप हार स्वीकार करें सारी चीजें। उसके अलावा ये चीज हो गया कि जो आपके लोकल लीडर हैं, वो लोकल लीडर मतलब मेरा कहना है वार्ड के लीडर हैं, आपके नगर अध्यक्ष हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, इनसे परामर्श होनी चाहिए। पूरे नैनीताल में हारी है भाजपा। आप देखिए कटक में, कालागंज में निर्दलीय जीता हुआ है, लालगुआ में निर्दलीय जीता हुआ है, नैनीताल में कांग्रेस जीती है, तो बीजेपी का क्या होल्ड है? आप बताइए। हम कल बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, उनसे ये वाली बात है कि राज्य में हमारा कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री नैनीताल जनपद का होना चाहिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। तो उन्होंने कहा किसको बनाए? आप देखिए कि कैलाश जी को बनाते तो कैलाश जी के यहाँ हार हो गई, हमारे विधायक जी को बनाते यहाँ हार हो गई। भीमताल, सॉरी, लालकुआं से नए विधायक आए थे डॉक्टर मोहन सिंह जी, उनके यहाँ निर्दलीय जीत रहा है। तो इन विधायकों की स्थिति की, और भाजपा कमल के नाम चुनाव चिन्ह पे जीत रहे हैं ना, तो इन्होंने काम किया होता, ये चीज होती, इसे वो इस्तीफा देंगे भी नहीं। दूसरी चीज वही भी ऐसी दागी बागी का है। आज वो मैं देख रहा हूँ फेसबुक, उनके लोग लिख रहे हैं निष्कासन। आपने किसको? विधायक जी के पुत्र ने बगावत की ब्लॉक प्रमुख में, आप उसको दोबारा ले आए। ममता गोस्वामी जी ने पिछले चुनाव में बगा के, आप उसको ले आए। हो सकता है शर्मा जी भी कल को दोबारा उस पार्टी में चले जाए। तो आप तो गुस्सा है, लेकिन आपको आकलन होता है, क्योंकि हर दूसरे पहले चुनाव से सबक नहीं लेते ना। आपको कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा, दोनों लोगों को। इसमें मदन जोशी की हार नहीं है, क्योंकि जब जीत भी कमल की है तो हार भी कमल की होगी ना। तो उससे मेहनत की, तो सारी चीजें जब आती तो विधायक और सांसद दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जो आपका सवाल था उसका जवाब है कि दोनों की जानती है। अब नैतिकता कितनी है उसके लिए वही कहेंगे। आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर अपना सोचना अलग है। सॉरी आगे जी, मैं थोड़ा सा कुछ क्या चाहूंगा इसमें। यहाँ पर मैं थोड़ा सोचना अलग टाइप का इसलिए भी है कि मैं समझता हूँ कि जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को आए हैं, उसमें मदन जोशी की ज्यादा मेहनत थी। हार भले ही भाजपा की हुई है, लेकिन मदन जोशी की बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस तरह से पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि 8 लोगों ने नामांकन कराया था, इसमें 6 लोगों ने वापस ले लिया, और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश शर्मा को कहीं ना कहीं मनाने में नाकाम रही भाजपा। तो इसमें दोष भाजपा का तो है, लेकिन जितने वोट आए हैं वो यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि मदन जोशी की मेहनत पर इतने वोट आए हैं, ना कि भारतीय जनता। बाजार रामनगर में ये चर्चाओं का विषय रहा कि बहुत सारे जो भाजपा के नेता थे, वो भी कहीं ना कहीं उनके विरोध में लग रहे थे। ये जी बिल्कुल मैं नहीं कह रहा बिल्कुल, हूँ, कैंची लेकर के, ये लोगों में, जैसे कहते हैं ना चुनाव चिन्ह कैंची के साथ। मतलब सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है पीयूष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि ये ऐसा था करके, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना पीयूष जी, कि आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। एक चुनाव पीयूष जी, चिन्ह के साथ। पूरन जी, सॉरी, मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। नमित जी, आपके साउंड में कुछ एरर है शायद, अब चेक करवा लीजिए थोड़ा सा। सो बेसिकली जो मैं बात कह रहा था कि जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं इसे कहीं से भी मदन जोशी की हार नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता कैंची लेकर के घूम रहे थे, उसमें भी 9,500 का आंकड़ा पहुंचना, वाकई में आपको हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कि आपने बहुत मेहनत की, तमाम सारे आरोपों को झेला, और उसके बाद भी इस लेवल तक पहुंच गए, ये शायद उन्हीं की बदौलत था। आप इतनी सारी पूरी मशीनरी दिल्ली से ले आए, आप सांसद को यहाँ उतार दिया, आपने विधायक को यहाँ उतार दिया, आपने राज्यसभा सांसद को यहाँ ले आए, आप मुख्यमंत्री से ऑडियो तक ले आए, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। तो अब ये स्थानीय जो विधायक हैं हमारे या सांसद हैं, जिन्होंने गारंटी ली थी कि भाई ये चुनाव वो जितवाएंगे, तो सवाल सारे उन्हीं पे खड़े होते हैं कि भाई आप सोचिए, आप आत्ममंथन कीजिए, आप पब्लिक में आकर के एक्सेप्ट कीजिए कि चुनाव जो हारे वो हमारी गलती की वजह से हारे।
इसमें सीमा विस्तार किया गया था। माना जा रहा था कि सीमा विस्तार भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन बैकफायर करता हुआ दिखा। अगर सोचिए कि यहां पर नरेंद्र शर्मा ने बगावत नहीं की होती और कांग्रेस 2 के कैंडिडेट नहीं होते, तो क्या सिचुएशन थी पूरन जी? देखिए, मैं फिर आपको आंकड़े पे ले जाऊंगा। आप इससे पहले का इलेक्शन देख लीजिए, 3 ही प्रत्याशी थे। हाजी अकरम जी 13,000 वोट लेके आए थे और रुचि गिरी जो है वो 8 साढ़े 8,000 वोट लेके आई थी, 4,000 से हार हुई थी। अब आप उसमें परिसीमन जोड़ दीजिए कि पिछले बार था, और बागी ममता गोस्वामी जी भी जो 3 साढ़े 3 लाई। इस समय नरेंद्र शर्मा जी भी 3,000 की स्थिति में, यानी बागी अपनी जगह पे ही है। भगवान डंगवाल जी को बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा बीजेपी को कि वोट लॉस उन्होंने ज्यादा किया हो। तो आप आ जाइए परिसीमन। अब परिसीमन में पिछली बार 4,000 वोट को कवर करने के लिए आपने 8,000 वोट परिसीमन करके बढ़ाए। अब 8,000 का परिसीमन आपने बढ़ाया तो आप 8 से 10 में पहुंचे, 2,000 ही बढ़े ना आपके। उनको वो 13,000 से 11,000 में आया, 11,500 में उनके 1,500 वोट घटे। मतलब हो सकता है दूसरी तरफ दिखाओ, मैं वोटों के हिसाब से कर लूं, कंपेरिजन 2019 के हिसाब से कि 8,500 उस समय वोट आए थे, आज भी 10,500 1,500 वोट बढ़ा। अकरम जी का 1.5 घंटा वो 13 से 11.5 पे आए हैं। तो परसिमन का लाभ नहीं मिला, क्योंकि परसिमन से जितना वो होना चाहिए था जो भी था, मतलब उसका लाभ जो अगर वो 4,000 वोट में भी आता तो 8 साढ़े 12 होते। अब दूसरे एनालिसिस में आए थे, आप दोनों के बागियों को उठा दो तब भी जीत रहे हो, 1.5 के बजाय 3 से जीत रहे हो। आप भुवन पांडे जी के 4,000 उनके 4,000 15 होते हैं और उनके 10 3 13 होते हैं, तब ये 3,000। अगर दोनों तरफ बागी नहीं होते तब भी ये भ्रम भी बीजेपी दिमाग से निकालते कि 2 ही लोग होंगे तो वो हो जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मतलब मेरा कहता है जो रामनगर की पूरी टीम थी ना, वो टीम बीजेपी की दिल से नहीं लड़ी। मदन के लिए इसका मुझे, और आप देखिए कांग्रेस या किसी विरोधी जो भी उनके संग इस समय चेयरमैन की सीट लेते, उन्होंने किसी ने बीजेपी का नुकसान किया। बीजेपी के अंदर जो रह गए उन लोगों ने उनका नुकसान। नरेंद्र शर्मा को अगर कोई कहेगा, नरेंद्र शर्मा इतना तो एक बाकी रहता है कि तो हर एक को मिल नहीं सकता, लेकिन जो पार्टी के अंदर आज किया उन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया। बिल्कुल बात है विधायक जी के खिलाफ भी जो बात हुई उन्होंने ही तो की। कांग्रेस तो मैंने ना भुवन पांडे के बयान में कहीं देखा, ना हाजी अकरम के बयान में देखा, लेकिन फेसबुक में जितने भी ये लोग थे उन लोगों ने गलत बयानबाजी अपनी पार्टी, या तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तो नामांकन ही नहीं वापस का उसका खामियाजा आप देख रहे हो। तो वार्ड वाइज देख रहा हूँ उन सब प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं नीचे भी हार मिल रही है। बड़ा अगले बार के इलेक्शन के लिए भी बड़ी दिक्कत होगी कि अब आप अपने वार्ड मेंबर को नहीं जीता पाए तो फिर आपकी चेयरमैन की क्या स्थिति है, या आकलन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मानते हैं नमित जी की रंजीत रावत से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, उन्होंने हाजी अकरम को हल्के मार्क दिया। देखिएगा, रंजीत रावत ने अपना स्टैंड लिया था, जहां तक मुझे अपना पता है कि उन्होंने एक प्रत्याशी को लेके गए थे और वहां पर जाकर परिस्थितियां बड़े राजद टाइप की बन गई, क्योंकि ताइब खान ने ये धमकी दे दी थी देहरादून में जाके कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत तो वहां अड़ गए कि भाई रामनगर में आप इसलिए टिकट दो, रंजीत रावत इसलिए लगा कि आप इसको टिकट दो। मिला दोनों को नहीं, सिंबल ही नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, एक चीज और भी थी, यदि अगर इन दोनों से एक पर सहमति बन भी जाती, हाजिया तुम तो फिर भी चुनाव होते। अब इन्होंने ये सोचा, जो लोग थे ताइब खान, डॉक्टर निशांत पपे, पुष्कर दुर्गापाल, संजय नेगी तो खैर बाद में आए हैं, वो कांग्रेस में है भी नहीं, इन्होंने इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो क्या करते फिर, वाले उसमें वो भी रहे, उनको कहीं ना कहीं ये दर्द महसूस हो रहा था कि भाई हम इतने टाइम से पार्टी में, हमें इन्होंने टिकट नहीं दिया और एक नए उसको लिया है। लेकिन अगर रंजीत रावत, बात यहाँ पर देखने की यह है कि रंजीत रावत यदि अगर इनको में से किसी एक को टिकट दिला भी देते तो क्या हाजी अकरम निर्दलीय चुनाव नहीं होते? वो तब भी लड़ते, वो तब भी लड़ते और यही परिस्थितियां बैठती तब भी। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या फर्क पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हाजी अकरम की अपनी एक अपना एक वोट बैंक है, जैसे कि आप मानते हो कि भाजपा का कैडर वोट है, भाई कांग्रेस का भी अपना कैडर वोट है, यहाँ हाजी अकरम कैडर वोट है, इसको मानना पड़ेगा। और उन्होंने अपने नहीं है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमने पुष्कर दुर्गापाल को कांग्रेस के टिकट पर हारते हुए देखा है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने, मैं वही आ रहा था, मैं इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने एक चीज देखी होगी
कि हाजी अकरम का कैडर वोट यहाँ पर है और ये बात कांग्रेस को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जैसे सिंबल नहीं दिया, अगर सिंबल दे भी देते क्या होता भाई, आप मानो ना, मान लो मोहन मानो को सिंबल दे देते तो क्या हाजी अकरम चुनाव नहीं करते? ताइब खान को सिंबल मिल जाता या डॉक्टर निशांत अपने को सिंबल मिल जाता, तो क्या हाजी अकरम चुनाव नहीं होते? तब भी होते चुनाव, परिस्थितियां फिर भी यही बैठती तो अब बैठी। बिल्कुल। तो तमाम सारी बातें हुई। पूरन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या रंजीत रावत कैलकुलेशन में गड़बड़ कर गए? उनकी कैलकुलेशन गलत ही थी। वो पिछले विधायक वाले चुनाव में भी आपने देखा, मतलब आप थोड़ी देर के देखे ना, मैं रामनगर का लोकल हूँ, मैं मेरे हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन महीन पाल जी को यहाँ लाए, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है ना लोकल। मैंने कहा ना कि आप हर जगह चीजें, जैसे अभी नमित भाई के मैं भी करूँ, हर एक का अपना एक बोर्ड होता है ना, कैडर बोर्ड। बीजेपी का भी कैडर बोर्ड था, वही हुआ, आप उसे मदन का कहें या कमल चुनाव चुने, कैडर बोर्ड था। उस कैडर बोर्ड के संग तभी तो लीड करने वाली चीज थी, ऐसी उनका भी बोर्ड था। अगर यहाँ पर कांग्रेस जो नमित भाई से पूरा 100% सहमत हुई इसमें कि वो किसी को भी टिकट दिला देते कांग्रेस, अकरम जी ने फिर भी लड़ना था, और वो इसी चीज पर ठोस, मैं उनसे बताऊं, ये उनका है ना, उनका वोट बैंक ठीक में पता है कि मेरा ये है। पहले राउंड में देख के ही बीजेपी वाले खुश हो गए थे कि एक तरफ हो गए, मैंने कहा एक राउंड और बंदू, तीसरे में तो कहानी आ जाएगी, चौथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे राउंड में क्योंकि वो उन्होंने खाई, मेरे डब्बे खुले नहीं, वो तो सीधे ही था, आप देखिए। लेकिन मैं बोलूंगा कि खाली इस बार के इलेक्शन में एक चीज हो रहा है कि खाली मुस्लिम वोटों से ही अकरम जीत के, ये भी गलत होगा। पहले राउंड में ना 1500 वोट मिले, बिल्कुल सही ऊपर से 1500 को जीते। अब आप, मैं पीयूष भाई 1500 से ही जीते वो, तो मैं तो मानता हूँ अपने वोट से वहां आए, और जो ऊपर के वोट थे उससे उन्होंने लीड ली, और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा मुझे हर जगह से वोट मिले, चाहे 20 मिले 50 मिले, तो वो 1500 वोट भी काउंट करते, क्योंकि आज वो जीते 1500 से, और 1500 वोट देखिए नीचे जो पहला रुझान था उसमें उसके उनके देखिए 1500 ही वोट है। ऐसा नहीं होता कौमी एकता का मतलब, वो भी इस बार परिवर्तन है कि 1500 वोट कम हुआ है, और 1500 उन्हें ऊपर से मिला जो चीज थी। और नमित भाई जो करें बिल्कुल सही था, वो कोई लड़ाते कांग्रेस ना सिंबल पे, अकरम भाई ने लड़ना ही था, और ये चीज ऐसी थी, और हो सकता है उसकी और जमानत जब्त हो जाती, और वो इसमें आगे जाता, उनका अपना कटर सवाल नमित भाई, आखिरी सवाल, सॉरी आखिरी सवाल, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। भविष्य में व्लॉगरों की और यूट्यूबरों की भूमिका कैसे देख रहे हैं आप चुनाव में? इसमें हम भी आते हैं, हम लोग भी जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, दावा ये कर रहे हैं कि हम जनता की बात कर रहे हैं। अब वो जनता किस तरीके से देखती है वो जनता पर डिपेंड करता है। तो भविष्य में इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या फ्यूचर में कैंडिडेट्स व्लॉगर्स पे, यूट्यूबर्स पे भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं कहता इस बात के लिए। मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूँ कि यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, चाहे कोई मीडिया कर्मी हो, उसको पार्टी कभी नहीं बनना चाहिए। अगर मैं भी यूट्यूबर हूँ या मैं ब्लॉगर हूँ या फेसबुक में लाइव आता हूँ, ये चुनाव में आपने मुझे देखा होगा, पूरन जी बहुत से जानते हैं इस चीज को, मैं कभी पहले नहीं आता था, मैं इसी चुनाव में आया हूँ। लेकिन मैंने कहीं भी कोई पक्षपात वाली बात नहीं करी। मैं किसी के साथ पार्टी बन के नहीं गया। मैंने इंटरव्यू लिया, संजय मेरी का भी लिया, रणजीत रावत के, आपके क्या कहते हैं, भुवन पांडे जी का भी लिया। उससे पर नामांकन से पहले मैंने गणेश रावत जी का भी इंटरव्यू लिया। मदन जोशी का इंटरव्यू के मैंने कहा था, उनकी बात नहीं बन पाई, उनका नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, मैंने उनके पास भी जाने वाला था, लेकिन मैं कहीं पार्टी बन के नहीं गया। इसलिए मैं उन यूट्यूबरों को, ब्लॉगरों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लोग अपने किसी भी प्रोफेशन में अगर हैं तो आप कभी भी पार्टी न बनिए। किसी एक पार्टी के साथ रहकर, एक पार्टी को दिखाकर, अब इसमें क्या होता है ना, छवि खराब हो जाती है थोड़ी। आप यहाँ समझिए, जनता कोई नादान नहीं है, जनता सब जानती है। व्यूअर्स ज्यादा होना कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी के 50,000 व्यूअर्स है, 60,000 व्यूअर्स है, 6 महीने हम भी लगातार काम करेंगे तो हम भी कर लेंगे, हमारे बड़ी जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ लग जाती है कि नहीं यार, अब देखो ये एक तरफा वो कर रहा है, मतलब पार्टी के लिए काम कर रहा है। अगर हम पार्टी बनने लग जाएंगे तो उसमें बदनामी हमारी ही है। तो इन यूट्यूबरों को इनसे थोड़ा सीख लेनी चाहिए, इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। इस चुनाव से आगे को अपनी अहमियत जनता के बीच में बनानी है, अपने दर्शकों के बीच में बनानी है, अपने व्यूअर्स के बीच में बनानी है, तो कम से कम पार्टी से बचना पड़ेगा और निष्पक्ष होकर ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी या पत्रकारिता करनी पड़ेगी, जैसे शहर के और पत्रकार करते हैं। फर्क थोड़ा सा यहाँ हो गया कि आज की तारीख में प्रिंट मीडिया पीछे हो गया। हम देखते हैं आजकल लोग बहुत बड़े लेखनी को पढ़ना नहीं चाहते। आप कभी भी देखना, आप कोई चीज बोलने पे आ जाओ, आपको लोग पसंद करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप बढ़िया बोल रहे हैं तो। और पीयू जी, आपकी जहां तक मैं बात करूँ, आपको तो बहुत पूरा शहर पसंद करता है।
तो अगर आप पहुंच नहीं रहे, बहुत जितना बहुत पहुंचना शुक्रिया स्टार्ट सर। कर देंगे, मैं समझता हूँ आपसे बेहतर तो कोई बोलने वाला रामनगर में है भी नहीं। मेरे ख्याल से पूरन जी भी इतनी बड़ी मेरी बात इस मत बात से कहिए। इत्तेफाक रखते होंगे। बहुत लोग। क्यों? क्योंकि रामनगर में नहीं नहीं सही, जो बात सही है वो सही है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, रामनगर के लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं तो आपको, मेरी और आपकी पहचान तो इसी चुनाव से हुई है, लेकिन सीरियसली आपका बोलने का अंदाज बहुत बढ़िया है और निष्पक्षता से आप काम कर रहे हैं। आप भी अगर ऐसे ही काम करेंगे, मैं भी अगर इसी तरह से काम करूंगा, तो वो मुझे अच्छा मानेंगे, नहीं तो कल को मुझे भी निकाल के निकाल देंगे, 10 बातें मेरे लिए घूम जाएंगी। बिल्कुल सही बात लेकिन है। क्या है, किसी भी यूट्यूबर को, ब्लॉगर को, एक तो पब्लिक की कोई भी चीजें कभी स्क्रीन शॉट नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, अगर हम ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कोई हमारी आलोचना कर रहा है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आलोचनाओं को सहज स्वीकार करता हूँ बिल्कुल और करता करना हूँ, भी क्या बात है, चाहिए, हमें भी करना करना भी चाहिए। हाँ, चाहिए। ये जिस बात को आप बिल्कुल। बार बार तो लेके आ रहे हैं, मैं वही आ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ कह रहे हैं। देखो, जब बात करता है तो वहां बोलना पड़ता है, और आवाज बिल्कुल आपकी सही। दबनी नहीं चाहिए, आवाज को बुलंद ही रखना चाहिए हमेशा। आज हम दबेंगे, कब तक दबेंगे? तो बिल्कुल मैं सही है बात तो है। कम से कम लास्ट। इस लड़ाई को जारी रखूंगा, और उन ब्लॉगों के खिलाफ भी मैं आऊंगा अगर ऐसा कहीं होगा। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट पूरन सर आपसे। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी बंद हो गई है। मेरा कहना है यूट्यूबर और ब्लॉगर का जमाना है, क्योंकि हम सोशल मीडिया की मेरी तो अपनी कानून की जो पीएचडी है लास्ट 1-2 महीने की हो रहा है, तो उसमें मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया फेक न्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो 3 चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सोशल मीडिया, फेक न्यूज। अब आप मैं ब्लॉगर बात हूँ, एक पत्रकार बनती है कि जो भी नवीन भाई करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में भी एमए किया हुआ है, तो मैं बेसिक चीज कह रहा हूँ कि मैं भी नवीन भाई तो और बड़ी बात है, लेकिन आप एक जनरल एक वोटर के रूप में सोचो ना। आप कोई भी तो पार्टी का बोल लो, आपको अगर कोई कह लगे भैया आपको पैसे देके बुलाया, तो कितना बड़ा आपका मंच पे है कि कोई भी कहे। आप पत्रकार हो या ब्लॉगर, कोई भी, आपको नहीं, आपके सवाल, आपकी क्या प्राथमिकता, आपकी क्या चीज है। अब आपको मैं नवीन दिन भाई, लेकिन मैंने फेसबुक पर ही देखा, हमारे मित्र है तो उन्होंने लिखा कि एक ब्लॉगर मुझसे पैसे मांगने आया। उन्होंने लिखा, नाम भी मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप देंगे कि पैसे मांगने आया और वो उस पैसे से जनसेवा कर रहा है। आप समझिए, मैं नाम ले लूंगा तो समझेंगे कौन ब्लॉगर। मैं एक 2-3 ब्लॉगर की तो बात आपके सामने रखूंगा ही, कि एक ब्लॉगर किससे पैसे लेके आ रहा है और दूसरी जगह जनसेवा दिखा रहा है कि मैंने इस गरीब को पैसे दिए, ये दिए। अब वो इसके बाद कह रहा है कि मैं इस प्रत्याशी का खुला समर्थक हूँ, वो मेरा दोस्त है। अरे मेरे जैसा आदमी सीधे समझ गया, तुम इससे पैसे लेके जनता की सेवा करो, क्या कमाई करो आप। फिर सवाल पत्रकार पर उठ जाएगा, तू कमाता नहीं, समझ गया आप, कि आप किसी से वसूली कर रहे हो या किसी के नाम पर पत्रकारिता पत्रकारिता कर रहे हो, मुंह से बोल भी रहे हो, आप साबित करो। आप देख लीजिए फेसबुक में पड़ा हुआ है, तो उसी समय उसकी पत्रकारिता, उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है। ऐसी दूसरी चीज, एक ब्लॉगर जो कह रहा है कि तुम्हारे विधायक चाचा मामा हो या निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, वो तो ये प्रत्याशी, इस प्रत्याशी की योग्यता है। दूसरे वीडियो में आप कह देते हो कि ये था, तो नमित भाई ने कहा, मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, आपको सूत्र में भी हो सकता हूँ, सूत्र दे रहा, कल को आपकी मेरी नहीं बनी, आप फेसबुक में जारी कर दो कि पूरन पांडे ने ये कहा। मैं तो आपको भाई ये चीज था, लेकिन बहाने आप जब मानहानि का आप बिल्कुल। मतदाता का या किसी का भी आप किसी खिल्ली नहीं हुआ सकता। एज ए ब्लॉगर यूट्यूबर किसी की खिल्ली उड़ा दी तो आपको मानहानि का नोटिस भी मिलेगा। यहाँ भी बिल्कुल सही बात है। ब्लॉगर, मैं भी खुद देने के लिए तैयार था, लेकिन मतलब की बात होती है, क्या चीज है, आप किसी के शब्द मेरे मुंह में मत डालिए किसी कि के साहब भी आप बिल्कुल। मतदाता के रूप में, वोटर के रूप में आपको राय दे रहा हूँ, कल को आपके आप तो कांग्रेस बीजेपी से बायस है, आप मुझे बताओ ना कि मैं पार्टी का मेंबर हूँ, जब मैं आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप मेरे भाई, मैं किसी को एक को तो वोट दूंगा ही ना, मेरे वार्ड मेंबर में भी एक को दिया होगा, दिया होगा, निशाना भी दिखा रहा हूँ। तो वो मेरा आंतरिक मामला कि मैं उसे क्लोज करूं, मैं कोई पार्टी का प्रत्याशी वो तो वोटर तो नहीं हूं कि मैं बीजेपी से हूं तो बीजेपी को दूंगा, कांग्रेस से हूं। तो आम मतदाता सूत्र होता है, आप उस सूत्र को खोल देते हैं आपसी झगड़े में, फिर आप उधर जाते हैं, एक ब्लॉगर पी रहा था, मतलब आप अपनी बिरादरी का बदनामी करते हैं। ये पत्रकारिता के गुण है ना, हमने पत्रकारिता पढ़ी तो उसमें लिखा है कि भाई दूसरे पत्रकार का मैं अच्छा पत्रकार हूँ, वो आप डिसाइड ना। अपने मामले में तो कोई न्यायाधीश ही नहीं हो सकता, कानून का दूसरा पक्ष है। कई रामनगर के ब्लॉगर जिनका नवीन भाई जिक्र कर रहे हैं, वो इस चीज को करते हैं, दूसरे पक्ष को सुनते ही नहीं है। आप उससे कहिए मेरा बिल्कुल। पक्ष को तो सुनेंगे। तो आपने एक पक्ष की जो पत्रकारिता की वो भी गलत कर दी।
मतलब ये रामनगर की चीज इसलिए आगे क्यों ब्लॉगर, मतलब रिसर्च करो, 2-3 ब्लॉगर में ज्यादा नहीं लूंगा, बाकी बहुत अच्छे, अगर रामनगर में 100 पत्रकार है, 2-3 ब्लॉगर है जिनके खिलाफ अब लोग उन्हीं के बयानों की वजह से उनके खिलाफ हो रहे हैं कि यार ये ऐसा ऐसा काम करता है। आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप मदन जोशी को बोल सकते हैं, आप हाजी जी को बोल सकते हो, वो आपका पर्सनल मामला है ना, लेकिन आप पत्रकार है तो आप मंच पे से नहीं कहेंगे वो, बिल्कुल पीयूष क्योंकि जी, बिल्कुल। कि पार्टी मतदान तो गोपनीय है ना, आप उसे सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन आप सकते हैं कि वो मेरा दोस्त है, फिर आप दूसरे की कैसे वो करेंगे, इसलिए दूसरे प्रत्याशी आपको टोकरी शुरू लग जाते हैं कि आपको कितने पैसे दिए। आप भी ब्लॉगर हैं, मैं 1 रुपया लूँ, 2 रुपया लूँ, 100 रुपया लूँ, कोई आदमी कोई प्रत्याशी मुझसे कैसे दे दे, कह देगा कि भाई क्या आपको पैसे में भेजा है, वहीं आप अपनी जो छवि है खत्म कर देते हो। फिर आप उसके बाद लिख देते हो कि मुझे तो इससे इस मतलब पीयूष भाई से मेरा बयान चला, विवाद में मैंने पैसे कमाए। आप देख रहे हैं एक यूट्यूबर की, तो मतलब कि आप जूते खाओगे और उसके पैसे, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, ये सब पब्लिक सब समझदार है। मतलब मुझे पीट लो और पैसे, फिर कैसे होगा? आप बोलिए, बंदा मुंह से बोलिए, जैसा बोलिए, कड़क बोलिए, जो नवीन भाई करो, एक छवि है आपकी भी, लेकिन आप उससे बिल्कुल कहेंगे कि आप उससे कहेंगे कि साहब मेरे ऐसा ऐसे मैंने पैसे कमाए, ये नहीं है ना। पत्रकारिता कभी भी हमारी वकालत पैसे कमाने के लिए नहीं है। अब जब सोशल काम करते हैं तो उसमें लगे पैसे भी लेते हैं, जब हमसे कोई राय लेता है तो हम उसके पैसे लेते हैं, जहाँ पे हमें फ्री एडवाइस देनी होती है, हमने लीगल कैंप लगाया कि 2 चीजें, दो तीन बिल्कुल, एक पार्टी का नहीं, एक पार्टी के अंदर भी एक व्यक्ति का ही पत्रकार हो गए। मतलब आपसे अगर मैं बिल्कुल पूछ भाई कि एक व्यक्ति तो एक पार्टी का भी नहीं, एक ही व्यक्ति का है वो। ठीक थोड़ा है सा मैं इस ठीक बात को यहाँ और ये जोड़ना चाहूंगा पीयूष है जी। इस हाँ मैं पूरन पांडे जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक ब्लॉगर शहर के अंदर बहुत सारे लोगों की मदद करता है, ठीक है, उससे पैसा आ भी रहा है कहीं से, ठीक है, वो मदद कर रहा है, वहां तक समझ में आता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उससे 1 लाख रुपए आए, उसने 70 हजार की मदद कर दी, 30 हजार उन्होंने कमा दिया, मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों तक वो पैसा गया है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो लोग कितनी दुआएं देते होंगे उस व्यक्ति को। लेकिन मैं बिल्कुल फिर इस बात के लिए कहूंगा कि चुनाव अगर आता है तो आप चुनाव में अगर पार्टी बनते हैं तो वो सही नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल चुनाव के समय पे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो किया था आपने अभी तक वो कहीं ना कहीं आप उससे दूसरी ओर चले गए, आपकी एक नेगेटिव छवि जाने लग गई। तो ये मैं उनकी बुराई के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि अच्छाई के लिए कह रहा हूँ। आगे को मुझे पता है कि उन्होंने यही चीज जारी रखनी है, और यदि अगर वो यहाँ पर आके इस चीज को छोड़ते हैं, आगे को लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं, या लोगों से छिड़ना प्रारंभ करते हैं, जिन्होंने उनके कहने से वोट नहीं दिए उनके लिए कुछ कहते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। यार मेरी निगाह में तो खैर वो अच्छे ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आलोचना से डरना नहीं चाहिए, इतना जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बातचीत का जारी करते सिलसिला जारी रखेंगे। हैं, आलोचना करवाई ना, नहीं गई, मुझे क्या पता कौन है, आपके रूप में इसका समर्थक हूँ, काफी लोगों को बता रहा हूँ जी ना, जी, आपको पता कौन मदद बिल्कुल कर, बिल्कुल। लेकिन आप जब घोषणा कर देते हैं बिल्कुल सर, तो एक पार्ट हो जाता बिल्कुल है खराब हो जाता है मैं आपसे एक बात करूँ तो मेरा दोस्त है, कोई मुझे 2 महीने बाद दिखा देगा कि आपने मंच पे बोला था, मुझे अपने उस बयान कि हाँ मैंने ये बोला था, उसका काम भाई की पार्टी में चले जाओ आप। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। बातचीत जरूरी है, बातचीत करनी चाहिए, इश्यूज पर, मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे। निकाय चुनाव के बाद आगे भी हम और कई सारे मुद्दों को उठाएंगे। दोनों ही मेहमानों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी के साथ धन्यवाद हम पीयूष जी, जनता से बहुत बहुत विदा धन्यवाद। चाहेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त यहीं पे करते हैं।